नमस्कार, आप सुन रहे हैं हॉट अटैकिंग हॉरर। आज आप सुनेंगे अगली कहानी जिसका नाम चुड़ैल है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। कहानी के अनुसार रात 12 बजे 50 साल की एक औरत कब्रिस्तान में घुसती है, 1 घंटे बाद बाहर आती है और चली जाती है। ऐसे ही लगभग 10 दिनों तक चलता है। 11वें दिन रात को 12 बजे घुसती है, लेकिन 1 घंटे बाद वो बाहर नहीं आती है। धीरे धीरे समय सुबह की ओर बढ़ने लगता है। लगभग 3 बजे कब्रिस्तान का गेट खुलता है और एक जवान खूबसूरत श्रृंगार किए लाल साड़ी पहने एक औरत बाहर निकलती है और अंधेरे में कहीं चली जाती है। कब्रिस्तान शहर से बाहर बना हुआ है, इसलिए इस रोड से कम ही लोग निकलते हैं। सुबह 7 बजे एक पुलिस वाला बाइक से गुजर रहा होता है। वो जैसे ही कब्रिस्तान के सामने पहुंचता है उसकी बाइक फिसल जाती है, वो गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है। चोट काफी लगी है, इसलिए वो उठ भी नहीं पा रहा है। रोड पर सन्नाटा है कि तभी कब्रिस्तान का गेट खुलता है और एक बिना सिर वाली औरत बाहर निकलकर पुलिस वाले को उठाकर एक किनारे बिठा देती है। उसके बाद पुलिस वाले की आंखों के सामने ही कहीं चली जाती है, जिसे देख वह डर के मारे बेहोश हो जाता है। दिन के 10 बजे है। शहर में बहुत शोर शराबा है। भीड़ भाड़ से दूर एक बहुत बड़ा बंगला है। इसके आसपास भी कई मकान हैं, पर यहाँ उतना शोर नहीं होता है। अधिकतर यहाँ पर सर्विस वाले लोग रहते हैं। बंगले में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं। उनकी मदद के लिए एक नौकर है जो सुबह शाम साफ सफाई करता है और खाना बनाकर चला जाता है। बुजुर्ग दंपत्ति को अकेले अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इन्होंने एक लड़का जिसका नाम शिवाय है, जो बीए की पढ़ाई कर रहा है और रोज कॉलेज जाता है, को पीजी रखा है। शिवाय रोज सुबह 9 बजे निकल जाता है, फिर शाम को 5 बजे ही वापस आता है। बुजुर्ग दंपत्ति का एक बेटा है जिसका नाम पवनेश है, जो विदेश में सर्विस करता है, इसलिए वो बाहर रहता है। इसने ही अपने माँ बाप की मदद के लिए नौकर रखा है। पवनेश कई बार अपने माँ बाप को अपने पास आने के लिए कह चुका है, पर माँ बाप अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। पवनेश को गए हुए 2 साल हो गए हैं। पवनेश ने अभी शादी नहीं की है। उसका कहना है जब माँ बाप उसके साथ विदेश में रहने लगेंगे वह शादी कर लेगा। शिवाय कॉलेज से आने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति को पूरा समय देता है, उनके साथ हंसता खेलता है। ऐसे ही इनका समय व्यतीत होता है। समय बीतने लगता है। एक दिन पवनेश छुट्टी लेकर घर आता है और अपने माँ बाप को मना कर अपने साथ विदेश लेकर चला जाता है। जाने से पहले वो नौकर की छुट्टी कर देता है और शिवाय को घर सौंपकर यह कहते हुए कि वो जब तक चाहे रह सकता है, जिससे घर की देखरेख भी होती रहेगी, चला जाता है। कुछ दिन तक तो शिवाय अकेले रहता है, लेकिन फिर इतने बड़े घर में वो अकेले बोर होने लगता है। इसलिए मकान मालिक को फोन करके अपनी समस्या बताता है और अपने 2 साथियों को साथ रखने की परमिशन मांगता है। मकान मालिक अलाउ कर देता है। अब शिवाय अपने 2 दोस्तों नैतिक और रितेश को अपने पास बुला लेता है। दोनों ही शिवाय के साथ पढ़ते हैं। अब तीनों लोग बंगले में रहने लगते हैं। एक सुबह का खाना बनाता है, दूसरा शाम का खाना और तीसरा सुबह शाम सफाई के साथ साथ बर्तन धोने का काम करता है। तीनों के दिन हंसी खुशी गुजरने लगते हैं। कुछ दिनों बाद एक शाम को पवनेश का फोन आता है। वो बताता है कि उसने बंगला एक फैमिली को बेच दिया है और अगले ही दिन वो फैमिली वहां शिफ्ट कर लेगी। ये कहकर फोन काट देता है। तीनों दोस्त परेशान हो जाते हैं, जिससे वे पूरी रात सो नहीं पाते हैं। अगले दिन तीनों अपने अपने सामान पैक कर लेते हैं और नए मकान मालिक का इंतजार करने लगते हैं। दिन के 12 बजे बंगले के बाहर एक बड़ी कार आकर रुकती है। एक 25 साल की सुंदर लड़की गाड़ी से उतरकर बंगले में घुस जाती है। वह अकेली है। अंदर तीनों दोस्तों के पास पहुंचती है और अपना नाम श्रुति बताते हुए बंगले की नई मालकिन बताती है और उसकी फैमिली कुछ दिन बाद आएगी। ये सुनकर तीनों बंगले की चाबी उसे दे देते हैं और अपना सामान उठाकर जाने लगते हैं। तभी लड़की उन्हें रोकते हुए कहती है कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सभी यहाँ पढ़ाई पूरी होने तक रह सकते हैं। ये सुनकर तीनों खुश हो जाते हैं। श्रुति उनसे बंगला दिखाने की बात करती है। तीनों उसे बंगला दिखा देते हैं। रात हो जाती है। श्रुति एक कमरे में सो रही है और तीनों दोस्त दूसरे कमरे में सो रहे हैं। तीनों एक साथ एक ही कमरे में अलग अलग बिस्तरों पर सोते हैं। रात 12 बजे पायल के छम छम की आवाज से तीनों की आंख खुलती है। आवाज जोर जोर से आने लगती है। तीनों उठकर कमरे से बाहर जाते हैं। बाहर कोई नहीं है, लेकिन आवाज फिर भी आ रही है। आवाज दूसरे कमरे से आ रही है जिसमें श्रुति सो रही है। तीनों उसके कमरे की तरफ जाते हैं। कमरा खुला हुआ है। अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि अंदर धुआं सा हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है और लाइट ऑफ है। लेकिन खिड़की खुली होने की वजह से बाहर से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही है, जिसमें बिस्तर पर लेटा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन साफ नहीं दिखाई दे रहा है। आवाज बिस्तर से आ रही है। तीनों अंदर घुसकर बिस्तर की तरफ बढ़ते हैं। तभी इनके पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। तीनों मुड़कर देखते हैं। आवाज श्रुति की है। फिर तीनों बिस्तर की ओर देखते हैं। बिस्तर खाली है और धुआं भी नहीं है। ये देख तीनों हैरान रह जाते हैं। अब श्रुति इनसे यहाँ होने का कारण पूछती है। तीनों झूठ बोलते हैं कि वे रात में सोने से पहले एक बार पूरे बंगले का मुआयना करते हैं, फिर सोते हैं। ये कहकर तीनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अब तीनों सोच में डूब जाते हैं। सुबह हो जाती है। तीनों खा पीकर तैयार होकर कॉलेज चले जाते हैं। जब तीनों शाम 5 बजे घर वापस आते हैं तो श्रुति उनसे एक नौकर रखने की बात कहती है, जो 24 घंटे बंगले में रहे। शिवाय बाहर जाता है और पहले वाले नौकर को बुला के लाता है, क्योंकि इसके अलावा वो और किसी को नहीं जानता है। अब श्रुति उस नौकर को बंगले में रख लेती है।
रात का खाना नौकर बनाता है, पांचों खाकर सो जाते हैं। नौकर का रूम अलग है। रात 12 बजे नैतिक के कानों में हवन करने की आवाज सुनाई पड़ती है। वह आँख खोलता है तो अपने आप को कब्रिस्तान में पाता है। उसके दोनों दोस्त भी उसके साथ कब्रिस्तान में ही हैं, लेकिन सो रहे हैं, और उसके सामने एक औरत इनकी तरफ पीठ किए हुए हवन कर रही है, जिसे देख वह डर जाता है। अब वो अपने दोस्तों को चुपके से उठाता है। वो भी जगकर ये दृश्य देख डर जाते हैं, लेकिन हिम्मत करके तीनों चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। तीनों बंगले पर पहुंचते हैं, जिसका मुख्य दरवाजा खुला हुआ है। तीनों अंदर घुसकर अपने कमरे तक पहुंचते हैं, उसका दरवाजा भी खुला हुआ है। तीनों घबराए हुए अंदर घुसते हैं। लाइट ऑन है। तीनों घबराए हुए बिस्तर पर बैठ जाते हैं। अगले दिन तीनों कॉलेज चले जाते हैं। तीनों परेशान हैं। शाम 5 बजे जब तीनों वापस आते हैं तो उन्हें न तो नौकर दिखाई देता है और न ही श्रुति। वे उन्हें बंगले में खोजते हैं, पर दोनों कहीं नहीं मिलते हैं। फिर तीनों अपने कमरे में जाकर कॉलेज का काम करने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें नौकर के चिल्लाने की आवाज और मालकिन श्रुति के चीखने की आवाज सुनाई देती है। दोनों की आवाजें श्रुति के कमरे से आ रही है। तीनों को लगता है कि शायद श्रुति और नौकर आ चुके हैं, क्योंकि बंगले की चाबी सभी के पास है। आवाजें और तेज हो जाती हैं। अब तीनों उठकर उसके कमरे की तरफ जाते हैं। कमरा अंदर से बंद है। आवाज अंदर से आ रही है। अंदर से सामान टूटने की आवाज आती है। अब तीनों दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खुलता है। नौकर और श्रुति बाहर निकलते हैं। नौकर तो अपने काम के लिए किचन में चला जाता है, लेकिन श्रुति तीनों दोस्तों को डांट देती है। अब तीनों गुस्से में अपने कमरे में चले जाते हैं। तीनों गुस्से में हैं और तीनों श्रुति के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। तभी शिवाय के मोबाइल की घंटी बजती है। कॉल रिसीव करता है तो पता चलता है कि कॉल श्रुति की है। वो बताती है कि वो आज बिना बताए सुबह से ही घर से बाहर है और अब कल वापस आएगी, और नौकर भी आज सुबह ही छुट्टी लेकर अपने घर जा चुका है। वो 2-3 दिन बाद वापस आएगा। तुम तीनों अकेले हो, इसलिए अपने आप खाना बना लेना। ये सुनकर शिवाय के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। उसका चेहरा देख दोनों दोस्त उससे कारण पूछते हैं। जवाब में वो पूरी कहानी बताता है। अब तीनों के चेहरे उतर जाते हैं। तीनों बाहर निकलकर किचन की ओर जाते हैं। किचन बंद है। नौकर कहीं नजर नहीं आता है। श्रुति का कमरा भी बाहर से लॉक है। तीनों बिना खाना खाए अपने कमरे में चले जाते हैं। तीनों बहुत डरे हुए हैं। रात हो जाती है। किसी को नींद नहीं आ रही है। रात 12 बजे बंगले के मुख्य गेट पर किसी की दस्तक होती है। तीनों डरे सहमे दरवाजा खोलने जाते हैं। दरवाजा खुलते ही तीनों की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि दरवाजे पर बिना सर की लड़की खड़ी है, जिसे देख तीनों बेहोश हो जाते हैं। 3 दिन बाद तीनों की आंखें अस्पताल के बेड पर खुलती हैं। उनके सामने श्रुति बैठी है। कुछ देर बाद नौकर फल लेकर आता है और काट कर तीनों को खिलाता है। दिन के 2 बजे हुए हैं। 3 घंटे बाद डॉक्टर तीनों की छुट्टी कर देता है। श्रुति तीनों को लेकर घर जाती है। शाम हो चली है। तीनों अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। नौकर रात का खाना इनके रूम में ही पहुंचा देता है। तीनों खाकर सो जाते हैं। सुबह उठकर तीनों फ्रेश हो जाते हैं। आज इन्हें तरोताजा महसूस हो रहा है। तैयार होकर तीनों कॉलेज के लिए निकलते जैसे ही बंगले के गेट पर पहुंचते हैं कि उन्हें एक आदमी अस्थि कलश के साथ खड़ा मिलता है, जो अपने आप को शमशान घाट से आया हुआ बता रहा है, जिसके हाथ के कलश में बंगले के नौकर की अस्थियां हैं, और बताता है कि नौकर की 2 दिन पहले कब्रिस्तान में लाश मिली थी, जिसे पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम करके जला दिया था, क्योंकि उसके घर वाले नहीं आए थे, इसलिए ये अस्थियां यहाँ भिजवाई गई हैं। इतना कहकर वह अस्थि कलश रितेश को थमा देता है और चला जाता है। ये सुनकर तीनों भयभीत हो जाते हैं और वापस बंगले में आ जाते हैं। तीनों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। अब तीनों कलश को अपने कमरे के बाहर पड़े स्टूल पर रखते हुए अपने कमरे में घुस जाते हैं। तीनों बेड पर बैठे एक दूसरे को सवालों भरी नजरों से देख रहे हैं। तभी श्रुति की आवाज आती है, जो कहीं जाने की बात कहकर बाहर चली जाती है। अब बंगले में सिर्फ यही तीनों बचे हैं। डरे हुए तीनों कुछ बातचीत करने लगते हैं कि तभी दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देती है। आवाज बहुत जोर से आ रही है। तीनों कमरे से बाहर निकलते हैं। आवाज की दिशा श्रुति के कमरे की तरफ है। आगे बढ़कर तीनों श्रुति के रूम के गेट तक पहुंचते हैं। दरवाजा बहुत जोर से खटक रहा है। दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ है। अंदर की आवाज से ऐसा लगता है जैसे कोई है। अंदर कौन है, ये जानने के लिए नैतिक कुछ बोलता है। उसकी आवाज से दरवाजा पीटना बंद हो जाता है। अब सब कुछ शांत है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तीनों काफी देर तक खड़े रहते हैं, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आती है। सब कुछ शांत देख तीनों वहां से चले जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। तीनों लोग कुछ सोच रहे हैं कि तभी टेबल पर कोई खाना रखता है, जिसकी आहट से शिवाय का ध्यान टूटता है। वह देखता है कि नौकर, जिसका सर नहीं है, टेबल पर खाना रख रहा है। ये देख शिवाय चीखते हुए उठकर कमरे की तरफ भागता है। कुछ देर बाद रितेश भी कमरे में आ जाता है। दोनों बेड के नीचे छिप जाते हैं। तभी गेट से 2 पैर जो इनकी तरफ आ रहे हैं दिखाई देते हैं। पैरों से वह नैतिक लग रहा है। ये देख दोनों बाहर आते हैं। सामने देख दोनों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि नैतिक की बॉडी पर नौकर का चेहरा है, जो कि भयानक है, जिसके होंठों पर खून लगा हुआ है। दोनों कांपने लगते हैं। अब नौकर रूपी नैतिक गुर्राते हुए हाथ बढ़ाकर रितेश की गर्दन पकड़ लेता है। शिवाय कमरे से बाहर भाग जाता है।
वो बंगले के मेन गेट पर पहुंचता है, पर गेट बाहर से बंद है। ताला देख शिवाय फिर से अंदर की तरफ भागता है और किचन में घुस जाता है। फिर दरवाजा बंद करके जमीन में बैठ जाता है। उसे रितेश के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। शिवाय भी डर के मारे रोने लगता है। कुछ देर बाद रितेश के चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है। आवाज बंद होते ही शिवाय भी रोना बंद कर देता है। अब वो दरवाजे से कान लगाकर बाहर की आहट सुनने लगता है। अब उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। शिवाय उठकर गेट खोलकर बाहर निकलता है और चुपके चुपके अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो कमरे में पहुंचता है, हैरान रह जाता है। अंदर नैतिक और रितेश दोनों बैठे पाई कर रहे हैं। ये देख शिवाय कुछ सोचते हुए बिस्तर पर बैठ जाता है। उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर नैतिक उससे मूड अपसेट होने का कारण पूछता है। शिवाय कोई जवाब नहीं देता है और लेट जाता है। कुछ ही देर में वह सो जाता है। रात 1 बजे शिवाय की आंख खुलती है। वह अपने आप को बंगले के आंगन में पाता है और देखता है कि आंगन के बीचों बीच एक हवन कुंड बना है जिसमें आग जल रही है। कुंड के एक तरफ बिना सिर वाली एक लड़की बैठी है जिसके एक हाथ में एक धारदार हथियार है और दूसरे हाथ से वो हवन कर रही है। कुंड के दूसरी तरफ उसके दोनों दोस्त रितेश और नैतिक मरे पड़े हैं। बिना सिर वाली लड़की उठकर नैतिक की लाश के पास जाती है और हथियार से लाश के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देती है, जिसे देख शिवाय की हालत खराब होने लगती है। तभी अचानक एक हाथ शिवाय के कंधे को छूता है। शिवाय चौंकते हुए पीछे देखता है। पीछे श्रुति खड़ी है। मालकिन को देख शिवाय डरते हुए कुंड की तरफ इशारा करता है, लेकिन जैसे ही कुंड की तरफ देखता है उसे यकीन नहीं होता है, क्योंकि अब आंगन में कोई नहीं है, न ही वहाँ हवन है, न ही कोई लड़की और न ही उसके दोस्त। अब श्रुति शिवाय को सहारा देकर उठाती है और अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। दोनों लोग बिस्तर पर बैठे हैं। शिवाय डरा हुआ है। श्रुति उसे शांत करती है और अपनत्व देने की कोशिश करती है। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। दोनों लोग रात भर जागते ही रहते हैं। आज खाना श्रुति बनाती है और अपने हाथों से शिवाय को खिलाती है। शिवाय पहली बार किसी से इतना प्यार महसूस कर रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। दोनों लोग आज दिन भर बंगले में ही रहते हैं। रात का खाना भी श्रुति ही बनाती है। दोनों लोग खाना खाकर एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं। रात 12 बजे शिवाय की आंख बाथरूम जाने के लिए खुलती है। वो देखता है कि श्रुति उसकी बाहों में सो रही है। वह श्रुति को किनारे हटाकर उसे चादर उड़ा देता है, फिर बाथरूम चला जाता है। उसके जाने के बाद श्रुति की चादर धीरे धीरे नीचे सरकती है। अब श्रुति बिना चादर के लेटी है, लेकिन अब उसका सर नहीं है। बिस्तर पर उसका सिर्फ धड़ है, सर नहीं। उधर शिवाय बाथरूम करके जैसे ही मुड़ता है, उसे श्रुति का कटा हुआ सिर जो कि रस्सी से लटका हुआ है दिखाई पड़ता है। शिवाय भागकर श्रुति के कमरे में आता है, लेकिन कमरे में उसे कोई चादर ओढ़ के सोता हुआ नजर आता है। वह आगे बढ़कर चादर हटाकर देखता है। श्रुति उसे सही सलामत सोती हुई नजर आती है। वह राहत की सांस लेता है, फिर बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही है। उसके दिमाग में कई दृश्य और सवाल घूम रहे हैं। कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। सुबह एक झटके से शिवाय की आंख खुलती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे खींच कर ले जा रहा है। वह देखता है कि नौकर उसे कमरे से खींचता हुआ ले जा रहा है। ये देख शिवाय डर जाता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए शिवाय पैर से एक जोरदार झटका देता है, जिससे नौकर उसका पैर छोड़ देता है। अब शिवाय उठकर बंगले से बाहर की ओर भागता है। जैसे ही वो मुख्य गेट से बाहर निकलता है, अचानक एक बड़ी कार आकर रुकती है, जिसमें से पवनेश अपने माँ बाप के साथ बाहर निकलता है। शिवाय उनको देखकर हैरान है, क्योंकि वे अब इस बंगले के मालिक नहीं हैं। दूसरी तरफ पवनेश और उसके माँ बाप भी शिवाय को देखकर हैरान हैं, क्योंकि वो लोग शिवाय को नहीं जानते। पवनेश शिवाय से यहाँ होने का कारण पूछता है। शिवाय कुछ और ही उत्तर देता है। वो बताता है कि पवनेश के बंगला बेचने के बाद बंगले की नई मालकिन श्रुति आती है। उसके कहने पर पुराने वाले नौकर को फिर से बंगले में रख लिया जाता है, लेकिन इस बार वो परमानेंट यहीं रहने लगता है। बस उसके बाद से ही बंगले में सब कुछ अजीबो गरीब हो रहा है। कभी कोई बिना सिर वाला दिखाई देता है, कभी कोई हवन करता हुआ दिखाई देता है। मेरे दोस्तों का भी कुछ अता पता नहीं है, शायद वो मर चुके हैं। ये सुनकर पवनेश और उसके माँ बाप अजीब रिएक्ट करते हैं। पवनेश बताता है कि उसने बंगला कभी बेचा ही नहीं। 6 महीने पहले वो अपने माँ बाप को अपने साथ विदेश लेकर गया था। तब से बंगले में ताला लगा हुआ है और अब उसे छुट्टी मिली है तो वो अपने माँ बाप सहित अपने घर आ गया। उसने कभी कोई किराएदार भी नहीं रखा। ये सुन शिवाय शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके अनुसार पवनेश अपने माँ बाप को पिछले महीने लेकर गया था। शिवाय कांप रहा है। पवनेश कंफ्यूज है। तभी उसके माँ बाप सभी को बंगले के अंदर चलने के लिए कहते हैं। शिवाय डरा हुआ है। वो अंदर जाने से इनकार कर देता है, पर पवनेश के माता पिता सारी सिचुएशन को समझने के लिए शिवाय को अंदर चलने के लिए मना लेते हैं। अब सभी लोग बंगले के अंदर घुसते हैं। बुजुर्ग माँ बाप जैसे ही गेट के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें अजीब महसूस होता है। अंदर जाकर सभी लोग पूरे बंगले में घूमते हैं, पर कोई मिलता नहीं है। थक हार के सभी लोग हाल में आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी पवनेश की नजर मेज पर रखे अस्थि कलश पर जाती है। कलश धीरे धीरे हिलने लगता है और देखते ही देखते उसमें आग लग जाती है। वो जल के राख हो जाता है। ये देख पवनेश की माँ उठती है और किचन की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद पवनेश की माँ वापस आती हैं। उनके हाथ में एक कटा नींबू है जिसमें 4 लौंग घुसी हुई हैं। कुछ देर बाद लौंग का रंग सफेद हो जाता है।
अब पवनेश की माँ सबको एक पास बैठने को कहती हैं। सभी लोग एक ही सोफे पर बैठ जाते हैं। उसके बाद नींबू के रस से सभी के चारों ओर एक घेरा बना देती हैं, फिर खुद भी उसी घेरे में आकर सबके साथ बैठ जाती हैं। सभी लोग चुपचाप बैठे हैं। शाम 5 बजे हाल में नैतिक और रितेश घुसते हैं। उनके हाथ में किताबों से भरा बैग है, जिन्हें देख शिवाय अचंभित है। पवनेश और उसके माँ बाप उन्हें पहली बार देख रहे हैं, इसलिए ये हैरान है। शिवाय दोस्तों को देख डरा हुआ है। तभी रितेश उसे कॉलेज न आने का कारण पूछता है। शिवाय कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। अब नैतिक एक खुशखबरी देते हुए कहता है कि पिछले हफ्ते हुए भाषण प्रतियोगिता में शिवाय को विनर घोषित किया गया है। नैतिक की बात को बीच में ही काटते हुए रितेश कहता है कि उसे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, इसलिए वह किचन में जा रहा है। अब रितेश किचन की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद किचन से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज रितेश की है। थोड़ी देर बाद चिल्लाता हुआ रितेश किचन से बाहर निकलता है। उसका एक हाथ कटा हुआ है जिससे खून बह रहा है। उसके पीछे नौकर है जिसका सिर नहीं है, जिसके हाथ में एक आरी है जिसमें खून लगा हुआ है। ये देख सभी डर जाते हैं। रितेश दर्द के मारे लगातार चीख रहा है। रितेश को चिल्लाता हुआ देख नैतिक उसके पास जाता है। तभी सिर कटा नौकर उसके हाथ पर वार करता है। एक ही झटके में नैतिक का हाथ अलग हो जाता है। ये दृश्य देख शिवाय से रहा नहीं जाता है। वह दौड़कर सर कटे नौकर के पास पहुंचता है। नौकर शिवाय को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ शिवाय के दोनों दोस्त राग बन जाते हैं। अब नौकर शिवाय की गर्दन पर अपनी आरी रखकर चलाने लगता है। धीरे धीरे गर्दन से खून रिसने लगता है। यह देख पवनेश की माँ अपने हाथ में पिघले हुए नींबू से लौंग निकालकर नौकर के ऊपर फेंक देती हैं। नौकर फड़फड़ाते हुए जमीन पर गिर जाता है। शिवाय दौड़कर घेरे के अंदर चला जाता है। अब पवनेश के पिता पवनेश के मोबाइल से एक कॉल करते हैं, जिसमें दूसरी तरफ एक सिद्ध पुरुष है। पवनेश के पिता उन्हें सारी घटनाओं से अवगत करा देते हैं। सिद्ध पुरुष उनसे 2 दिन बाद आने की बात कहते हैं। फोन कट जाता है। पवनेश अपनी जेब में रखे रुमाल से शिवाय की गर्दन का खून साफ कर देता है और जख्म पर पट्टी बांध देता है। धीरे धीरे शाम हो चली है। शाम 4 बजे अचानक से 7 लोग हाल में घुसते हैं। इनमें से एक के हाथ में एक थैला है। 7 लोगों को हाल में घुसा देख सभी हैरान हैं। तभी थैले वाला व्यक्ति अपने थैले से एक इत्र की शीशी निकलता है और हाल के चारों कोनों में छिड़क देता है। देखते ही देखते इत्र की खुशबू पूरे बंगले में फैल जाती है। अचानक से श्रुति हाल में घुसती है। उसके बाल खुले हुए हैं। वह सभी लोगों पर अपनी नजर दौड़ाती है। आए हुए 7 लोग हाल में खड़े हैं। श्रुति 7 को देखती है। धीरे धीरे श्रुति का चेहरा बदलने लगता है। वह भयानक चेहरे के साथ बहुत खतरनाक दिखने लगती है। उसकी आवाज में भी कर्कश है। अब श्रुति 7 की तरफ बढ़ती है और जैसे ही उनके पास पहुंचती, 7 उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। अचानक से श्रुति बैग वाले पर हमला कर देती है। वह दूर जाकर गिरता है। बाकी बचे 6 लोग अपने साथी को संभालने के लिए उसके पास पहुंचते हैं। तभी श्रुति हवा में उठ जाती है और सभी पर हमला कर देती है। हमले से बचते हुए एक ने अपनी जेब से इत्र निकालकर श्रुति के ऊपर फेंक दिया। श्रुति इत्र सूंघने लगती है। अब श्रुति धीरे धीरे नीचे आ जाती है और नॉर्मल हो जाती है। जमीन में बैठकर श्रुति अजीबो गरीब स्थिति में इत्र सूंघ रही है। तभी हाल में नौकर का प्रवेश होता है। वह श्रुति को देख आग बबूला हो जाता है और 7 की ओर दौड़ता है। तभी एक व्यक्ति उसके ऊपर भी इत्र छिड़क देता है। वह भी जमीन में बैठकर इत्र सूंघने लगता है। अब 7 अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि उन्हें सिद्ध महात्मा ने भेजा है और कहा है कि जब तक वे नहीं आ जाते तब तक हम 7 बुरी शक्तियों को शांत करने के लिए यहीं रहेंगे। इसी पोजीशन में 2 दिन गुजर जाते हैं। तीसरे दिन सिद्ध पुरुष बंगले में घुसते हैं और हाल में पहुंचते हैं। हाल में श्रुति नौकर अभी भी जमीन पर बैठे इत्र सूंघ रहे हैं। दूसरी तरफ पवनेश उसके माँ बाप सोफे पर बैठे हैं। शिवाय सोफे पर बैठा सो रहा है। महात्मा को देख पवनेश के माता पिता उठकर उनको प्रणाम करते हैं। शिवाय भी जग जाता है। आशीर्वाद देते हुए सिद्ध पुरुष वही जमीन पर बैठ के आसन लगा लेता है। उनके आंख बंद करते ही श्रुति और नौकर अपने आप खींचते हुए उनके पास आ जाते हैं। अब महात्मा श्रुति के माथे पर हाथ रखता है। अचानक श्रुति में बदलाव होने लगता है। उसका चेहरा, शरीर और कपड़े सब कुछ बदलने लगता है। थोड़ी देर बाद श्रुति एक जवान औरत में बदल जाती है। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है और पूरा श्रृंगार किया हुआ है। अब महात्मा अपना दूसरा हाथ नौकर के ऊपर रखते हैं। अचानक से नौकर के बॉडी से सिर गायब हो जाता है। कुछ देर बाद श्रुति का शरीर फिर परिवर्तित होने लगता है। इस बार उसकी भी बॉडी से सिर गायब हो जाता है और उसके कपड़े भी बदल जाते हैं। ये देख महात्मा एक बार फिर से आंख बंद करता और तुरंत ही खोल देता है। इस बार श्रुति नॉर्मल हो जाती है और श्रुति बन जाती है। महात्मा अपने झोले से लाल मिर्च और एक काला धागा निकालते हैं। फिर उसकी माला बनाकर श्रुति के गले में डाल देते हैं। माला पड़ते ही श्रुति कांपने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है। महात्मा उसे एक उंगली दिखाते हैं, जिसे देख वह शांत हो जाती है और अपनी कहानी सुनाने लगती है। उसके अनुसार वह एक डायन है और अब उसे पावरफुल डायन बनना है। इस सफर को पूरा करने के लिए उसे कई लोगों को मारना पड़ा और अब उसे पावरफुल बनने के लिए सिर्फ एक और मौत चाहिए। उसके लिए शिवाय काफी है। ये सुनकर महात्मा उससे इस घर में घुसने का कारण पूछता है। वो बताती है कि उसे अपना काम करने के लिए सुनसान जगह की तलाश थी, जो इस बंगले में आकर खत्म हो गई।
नौकर को मारने के कारण में वो कहती है कि वो उसका पति था, इसलिए उसे मार दिया और सबको मारकर वो कब्रिस्तान लेकर जाती थी, हवन करती थी। उसके बाद सभी का दिल निकाल कर खाती थी, फिर काला जादू करती थी जिससे उसके देवता प्रसन्न होते हैं। वह न तो जिंदा है और न ही मरी है, वह आत्माओं से ऊपर का स्थान रखने वाली एक खतरनाक चुड़ैल बन चुकी है और अब उसकी भूख और बढ़ चुकी है। अब उसे रोज 5 लोग जिंदा चाहिए जिनका दिल जवान हो, फिर उन्हें भून कर खाती है। महात्मा उसे यह बंगला खाली करने को कहते हैं, वह मना कर देती है। अचानक से श्रुति के गले में पड़ा माला टूट जाता है, वह आजाद हो जाती है। वह तुरंत ही कटे सिर वाली चुड़ैल में बदल जाती है। लाल साड़ी और पूरे श्रृंगार में वो भयानक लगने लगती है। ये देख महात्मा उठते हैं, तभी श्रुति उनके हाथ को पकड़कर एक जोर का झटका देती है। वे लड़खड़ा जाते हैं। इतनी देर में नौकर भी सक्रिय हो जाता है और उठकर महात्मा को दबोच लेता है। तभी पीछे से रितेश और नैतिक आ जाते हैं, वे भी महात्मा को नोचने लगते हैं। चारों लोग महात्मा को नोच कर खाने लगते हैं। महात्मा के 7 शिष्य उनकी तरफ दौड़ते हैं, तभी बाहर से हाल में 20 श्रुति और आ जाती हैं। वे सभी 7 शिष्यों को मार के गिरा देती हैं और नोच के खाने लगती है। अब मुख्य श्रुति हवा में उठती है, धीरे धीरे उसका शरीर और बड़ा होने लगता है। देखते ही देखते वह राक्षसों जैसी दिखने लगती है। उसके दांत बड़े हो चुके हैं, चेहरा भयानक काले रंग में है। अचानक से उसका चेहरा पवनेश में बदल जाता है, फिर वो शिवाय में बदल जाती है। उसके बाद वो पवनेश के माँ बाप के रूप में बदल जाती है। उधर दूसरी तरफ पवनेश की माँ हिम्मत करके आगे बढ़ती हैं और हाथ में पकड़े नींबू और इत्र दोनों के रस को एक साथ श्रुति के शरीर पर छिड़क देती हैं। श्रुति का चेहरा फटने लगता है, उसमें से धुआं निकलने लगता है, वो पिघलने लगती है। धीरे धीरे करके श्रुति के सभी साथी सुलगने लगते हैं। अंत में सभी राख बन जाते हैं। अब यह बंगला बुरी आत्माओं से मुक्त हो चुका है। शिवाय बेहोश हो चुका है। पवनेश उसे होश में लाता है। अब पवनेश के माता पिता शिवाय को सहारा देते हुए समझाते हैं कि अब सब सही हो चुका है, लेकिन तभी पवनेश के पिता कहते हैं कि इंसान के कर्मों का फल उसे जरूर मिलता है। इस बात की गहराई जानने की उत्सुकता उनकी पत्नी करती है, जिसके जवाब में वे कहते हैं कि 30 साल पहले एक मुस्लिम दोस्त के जनाजे में कब्रिस्तान गया था, जिसमें रात हो गई थी। उसी रात उस कब्रिस्तान में एक औरत काला जादू कर रही थी, जिसे देख सभी ने उसे वहीं मार दिया था। उसमें मैं भी था, शायद इसलिए हमारे बंगले में ऐसा हुआ। शिवाय चुपचाप खड़ा है। तभी एक पुलिस वाला हाल में घुसता है। वह शिवाय से हाथ मिलाता है और गले लग जाता है। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट है और आंखों में से आर पार दिखाई दे रहा है। ये वही पुलिस वाला है जो कब्रिस्तान के बाहर बाइक फिसलने से गिर गया था। यहाँ पर इस कहानी का अंत होता है।